हेलो गाइस, दिस इज विहान। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम 22 को होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। पंचायती राज सिस्टम इंडिया तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ में हम इसके 3 टायर्स भी देख लेंगे। 3 टायर्स यानी कि विलेज लेवल हो गया, ब्लॉक लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। और इसके हम मेन फीचर्स 73 अमेंडमेंट के भी हम देखेंगे। और साथ में रिजर्वेशंस सीट्स क्या कहती हैं SC ST के लिए, वो भी हम देखेंगे। और इसकी जो पावर ऑफ अथॉरिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पंचायती राज की, जो भी चुनाव होते हैं, आपको मैं सब कुछ डिटेल्स में आपको समझा दूंगा। और साथ में हम अर्बन लोकल बॉडीज भी डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप पंचायत सेक्रेटरी के लिए फुल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप व्हाट्सएप कर लेना। और अगर आप फ्री PDF लेना चाहते हैं फुल मॉक पेपर के लिए, तब भी आप व्हाट्सएप पे क्या करना, PS22 टाइप कर देना। ठीक है, PS22 जैसे आप टाइप करेंगे, हमारी टीम आपको यहाँ पर फुल मॉक पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद आंसर प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर आप पंचायत सेक्रेटरी के लिए और साथ में अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, पूरी जानकारी आपको वहां पर दे दी जाएगी। क्लियर? चलिए यहाँ पर देखते हैं पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ध्यान से देखना। संविधान 73 संशोधन यानी कि अमेंडमेंट, साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस में आपसे मैं पूछता रहूंगा। यहाँ पर 92 पंचायती राज अधिनियम का पारित होना देश के संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नए युग का प्रतीक है, यानी कि फेडरल डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द कंट्री। ठीक है, यह बलवंत राय मेहता समिति की, यहां से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, की फैक्ट है ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आधारित था। ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसमें 20 लाख से अधिक आबादी वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था यहां पर लागू की गई। आप सभी को क्लियर है? अब देखिए, मैं यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि हाँ संविधान में संशोधन हो सकता है? आज आप देखते हैं कि जितने भी बिल्स बनाए जाते हैं, संसद में पारित होते हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, उसमें ऐड किए जाते हैं, तो कौन से आर्टिकल के तहत ये होता है? चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं क्वेश्चंस का पता लगेगा, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर भी हम इस क्वेश्चंस का पोल्स डालने वाले हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। क्लियर? तो यहां से जो आपको क्वेश्चन बनेगा, 73 संशोधन आपको याद रखना है, 1992 ये आपको याद रखना है सन। ठीक है, का पारित होना देश के संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नए युग का प्रतीक है। यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आधारित था और 24 अप्रैल 1993 ये लागू हुआ था। इसमें जो आबादी रखी गई थी, 20 लाख से अधिक आबादी वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की 3 लेवल्स की यहां पर व्यवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं अभी। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। देखिए, पंचायतें समाज, भारतीय समाज की बुनियादी विशेषताओं में से एक रही हैं। आप सभी को क्लियर है? जैसे कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने पंचायतों और गांवों के गणराज्यों की भी वकालत की थी। स्वतंत्रता के बाद से हमारे पास समय समय पर भारत में पंचायतों के कई प्रावधान थे, जो अंततः 1992 के 73 संशोधन अधिनियम के साथ प्रसंगित हुए थे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, महात्मा गांधी के बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक है, और NT का जब भी एग्जाम आएगा नायब तहसीलदार का, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो महात्मा गांधी के जो नेशनल मूवमेंट टाइप क्वेश्चंस थे, मूवमेंट्स टाइप जो क्वेश्चंस थे, वहां से क्वेश्चंस ज्यादा आजकल पिकअप होंगे। ठीक है, नहीं पता लग रहा है व्हाट्सएप पर कर लेना। NT के लिए भी कोर्सेज है। ठीक है, और 1 साल के लिए भी कोर्सेज हैं, बहुत ही कम फीसेस में रहते हैं ये, वो सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया था। महात्मा गांधी जी ने गांव को जोड़ा था। ठीक है, और जो गांव को जोड़ता है वो शहरों को जोड़ता है, और वो एक हीरो के रूप में देखा जाता है। आज आप सभी को क्लियर है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी आज यही काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम गांव को जोड़ेंगे, गांव के युवा को जोड़ेंगे, गांव की महिलाओं को जोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उस गांव का जो एक परिवार है वो ऑटोमेटिक हमारे साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक नेता है, आपके एरिया को कोई भी नेता पकड़ लीजिए। ठीक है, उसने क्या किया कि 5 गांव को टारगेट किया, यानी कि उस 5 गांव में वो जाने लगा, आने जाने लगा। अगर किसी की डेथ हुई तब भी वो वहां पर पहुंच गया, अगर किसी का सेलिब्रेशन है तब भी वो वहां पे पहुंच गया। ठीक है, और कुछ भी ऐसे फंक्शन है तब भी वो वहां पर पहुंच गया। और उसने साथ साथ में क्या किया, उन 5 गांवों के लिए एक टारगेट सेट कर लिया कि जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, उनको हम फ्री
मशीनें दे देंगे, सिलाई मशीनें दे देंगे, वॉशिंग मशीनें दे देंगे, जूसर की मशीनें दे देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक महिला जब जब पॉजिटिव थिंकिंग में आएगी तो डेफिनेट सी बात है कि वो अपने परिवार को भी वहां पर जोड़ देगी। क्यों जोड़ देगी? क्योंकि उसके परिवार को लगेगा कि हाँ, ये नेता तो कितना अच्छा है कि हमारे लिए इतना सोच रहा है, वॉशिंग मशीन दे रहा है, जूसर मिक्सर दे रहा है, ठीक है, और साथ में ये और भी चीजें हमें प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर नेता ने क्या किया, अपना एक टारगेट सेट किया और उसे पता है कि अब मैं जब भी इलेक्शन में जाऊंगा तो मुझे वोट वहां पर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने लोगों के लिए काम किया है, ठीक है। क्योंकि ये वोट बैंक का चक्कर है, लेकिन ये तो समझने वाली एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया था कि पंचायत और गांव के गणराज्यों की भी वकालत की थी, यानी कि जोड़ा था। और जितने भी उससे ऊपर के लेवल के जितने भी नेता थे, उन्होंने क्या किया था, अपने लेवल के साथ, यानी कि जो अमीर थे या फिर जिनका पावर ज्यादा थी, उन लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, ठीक है। तो महात्मा गांधी का तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हम कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी जैसे आप बनोगे तो प्रेशर्स भी आपके ऊपर होगा, नेताओं का बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। अधिनियम में पंचायती राज की जो 3 लेवल की यहाँ पर स्तरीय लेवल है, ठीक है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। एक आपका रहता है विलेज लेवल पंचायत होती है, ब्लॉक लेवल पंचायत होती है, और आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत होती है, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम मेन फीचर्स ऑफ 73 अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जितने भी ग्राम सभा होती है, ठीक है, ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और गांव के स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जैसे किसी राज्य का विधान कानून द्वारा प्रदान करते हैं। अब देखिए आपने बहुत बार एक चीज देखी होगी कि किसी के पास बहुत बड़ा मकान है लेकिन वो फिर भी बीपीएल में है, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा। अगर किसी के पास एक गाड़ी है, 2 गाड़ी है, ठीक है, तो वो बीपीएल में माना जा रहा है, ठीक है। लेकिन आज आपने ये भी न्यूज़ देखी होगी कि जो प्रधान है वहां के, उन सभी लोगों को क्या कर रहे हैं कि वो बीपीएल से काट रहे हैं, ऐसे लोगों को जो गरीबों का हक खा रहे हैं, ठीक है। ये अच्छी बात भी है, ठीक है। अगर किसी ने मान लीजिए कि लोन के ऊपर गाड़ी लिए, कोई टैक्सी चलाता है, उसको वहां पे नहीं निकाला जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो चेकआउट करना पड़ेगा प्रॉपरली कि उस एरिया में प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। तो ये जब आप इन सब चीज़ों से गुजरेंगे, जब सेक्रेटरी बनेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है। और आपके पास भी पावर्स बहुत ज़्यादा होंगी, वो आपके मैं बता दूंगा कि आपके पास क्या क्या पावर्स होंगी, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें, मतलब जितने भी कानून वगैरह बनाए जाते हैं, मान लीजिए कि हाउस टैक्स लेना है, ठीक है, तो हाउस टैक्स में अगर ज्यादा, मान लीजिए कि 1 साल का हाउस टैक्स किसी को 1200 आ रहा है, 1500 आ रहा है, 8000 है, 9000 आ रहा है, ठीक है। अगर किसी ने रेंट के ऊपर अपने कमरे दे के रखे हुए हैं मान लीजिए, ठीक है, और वहां से भी उसकी इनकम आ रही है, ठीक है, तो वो पंचायत जितने भी, चाहे परिषद की बात करें, निगम की बात करें, पंचायतों की बात करें, ठीक है, तो उनमें वो अमेंडमेंट कर सकती है कि नहीं, इस बार इतना हमने टारगेट करना है, कितना पैसा लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि स्वच्छता अभियान चल रहा है, ठीक है, स्वच्छता के लिए 50 रुपये, 100 रुपया महीने का आपको देना पड़ेगा, घर पे गाड़ी आएगी, कूड़ा ले जाएगी, ठीक है। शहरों में, निगमों में ये सारी चीजें आज भी इनिशिएटिव में हो रही हैं, ठीक है, आप अगर आप जानते हैं इन सब चीजों को तो क्लियर है। मतलब वहां पर मान लीजिए कि आप महीने का कूड़ा फेंकने के 50 रुपये दे रहे हैं, तो हो सकता है कि 50 रुपये ना रहे, आगे आने वाले टाइम में 100 रुपया हो जाए, 200 रुपया हो जाए, 300 रुपया हो जाए, ठीक है, कमर्शियल मार्केट में ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं कि एक फिक्स्ड है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बढ़ाई घटाई जा सकती हैं, ठीक है। तो यानी कि एक लॉ की बात की गई है, ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और गांव के स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जैसे किसी राज्य का विधान होता है, लॉ होता है, कानून होता है, ठीक है, मतलब वहां पर ये बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर प्रत्येक राज्य पंचायतों में गठित किया जाएगा। देखिए 73 अमेंडमेंट की जब भी बात हो रही है, इसके फीचर्स हैं, ये फीचर्स क्या कह रहा है, ये फीचर्स ये कह रहा है कि इस भाग के प्रावधान के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर प्रत्येक राज्य पंचायतों में गठित किया जाएगा, ठीक है। 73 अमेंडमेंट ये कह रहा है। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक ना हो, ठीक है। अब देखिए जितने भी मध्यवर्ती जो स्तर पर पंचायतें होती हैं, ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती जिनकी जो जनसंख्या वो 20 लाख से अधिक है, ठीक है, मतलब 20 लाख से अधिक ना हो, ठीक है, ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती है। क्लियर है? क्लियर हुआ पॉइंट? आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, पंचायत की सभी सीटें पंचायत क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी। आप सभी को क्लियर है कि पंचायतों के जब भी वार्ड मेंबर्स के, प्रधानों के पंचायत होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के बीच का अनुपात और इसके लिए आवंटित सीटों की संख्या व्यवहारिक रूप से और पूरे पंचायत क्षेत्र में समान होगी। मान लीजिए कि आपके गांव में, ठीक है, जब भी पंचायत चुनाव आ रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हर कोई खड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए एक प्रावधान है, एक रूल है कि 1/3 आपका होना चाहिए, 1/3 आपका होना चाहिए, ठीक है। आरक्षित के लिए इतना होना चाहिए, सामान्य वर्ग श्रेणी में इतनी सीटें हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए इतनी सीटें इस बार रखी गई हैं, महिला प्रधान को के लिए वोट में खड़ा किया जाएगा, फिर मेल प्रधान को बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन देखता है? एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, एसडीएम देखता है ये सारी चीजें, ठीक है। उसके ऊपर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है जब भी ये पंचायत चुनाव होते हैं, ठीक है। राज्य के विधानमंडल कानून के अनुसार जिले के पंचायतों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों को नहीं होने की स्थिति में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर या पंचायतों के अध्यक्षों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रदान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि राज्य के विधानमंडल कानून के अनुसार एक लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिले के पंचायतों में जो भी इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायतों के नहीं होने की स्थिति में, मतलब नहीं है, तो वहां पर ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर या पंचायतों के अध्यक्षों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रदान कर सकते हैं। 73 अमेंडमेंट ये कह रहा है, ठीक है, जिसमें प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए एक और चीज मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूं कि जब भी रिजर्वेशंस की बात होगी, पीपल एक्ट 1951, ये याद रख लेना, ठीक है। द रिजर्वेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस टाइप का यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि जब आप पंचायत सेक्रेटरी बनेंगे, ठीक है, आपके ऊपर ईओ होगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तालमेल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आप इन चीजों से गुजरने वाले हैं जब आप पंचायत सेक्रेटरी लगने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अगर क्लियर होगी ये सारी चीजें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में, ठीक है। आर्टिकल 43D याद रखना है। आर्टिकल 243D में यह प्रावधान है कि सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। ये प्रावधान है, ऐसा नहीं होगा कभी कि सारे के सारे अनुसूचित जाति वाले खड़े हो जाएंगे, अनुसूचित जनजाति वाले खड़े हो जाएंगे, फिर सामान्य श्रेणी जनरल वाले खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रावधान है, ठीक है, जो सीटों का प्रावधान होता है। प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा कि उसकी जो जनसंख्या, उस क्षेत्र की जो जनसंख्या वो किस रेशो में है, ठीक है। इतनी आरक्षित सीटों में कुल आरक्षित सीटों की संख्या में से 1/3 से कम आरक्षित नहीं होंगी, 1/3 से कम आरक्षित नहीं होंगी, जो क्रमशः अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एक आपको याद रखना है इसमें रिजर्वेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, एक आपको याद रखना है आर्टिकल 243D, ठीक है। आर्टिकल 43D मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि ये सीटें जितनी भी रहती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी, ये आर्टिकल 243 कहता है, और इसमें 1/3 से कम आरक्षित नहीं होंगी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। रिजर्वेशंस ऑफ वुमेन की बात करेंगे, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित जो रिजर्वेशन है कुल सीटों की 1/3 से कम नहीं होगी, ठीक है, जो प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जानी है, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ठीक है। यहां पर भी बात की गई है 1/3 की, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करेंगे, गांव या किसी अन्य लेवल पर पंचायतों में अध्यक्षों के कार्यालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, जैसे कि राज्य के विधानमंडल में यहाँ पर कानून के द्वारा कहा गया है। मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। देखिए डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, मान लीजिए कि एक चीज मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अक्टूबर चल रहा है, मान लीजिए कि 31 अक्टूबर तक, मान लीजिए कि 25 अक्टूबर मान लीजिए, ठीक है, 25 अक्टूबर तक नामांकन भरने हैं, ठीक है, सीटों के लिए। बीजेपी का है, कांग्रेस का है और अन्य पार्टी दलों के हैं, ठीक है। 25 तारीख तक आपने यहाँ पर सीटों के लिए अप्लाई करना है, मतलब मैंने खड़े होना है पंचों के चुनावों में या फिर प्रधानों के चुनावों में, ठीक है। और 24 को क्या घटना होती है, और आपको क्लियर है कि हर एक जो संपत्ति की जानकारी है वो आपको पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को देनी होती है, ठीक है, कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास गाड़ियां कितनी हैं, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास का कोई लोन तो नहीं है, ठीक है, आप कहीं डिफॉल्टर तो नहीं हो, ठीक है, आपके ऊपर केसेस तो नहीं है। ये सारी जानकारी आपको क्या करनी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन को देनी होती है जब आप नामांकन भर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 24 को ही क्या होता है, यानी कि 25 तारीख लास्ट डेट है नामांकन भरने की, और 24 को क्या होता है कि बीजेपी के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट में घमासान युद्ध होता है, ठीक है।
बीजेपी का कैंडिडेट क्या करता है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट है एडमिनिस्ट्रेशन को एक चिट्ठी लिख देता है, ठीक है, कि भाई इसने जो जानकारी आपको दी है लोन के बारे में या फिर जो भी अपनी संपत्ति के बारे में बताया ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि इसके ऊपर तो ऑलरेडी 10 लाख का कर्ज है और ये जानकारी इसने नहीं बताई है आपको, ठीक है। अब अगले दिन 25 तारीख जैसे ही आता है, जैसे उसको नोटिफिकेशन मिलता है कि आपने भाई झूठी आपने बताया है, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा पूरा हक है कि उस कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई वहाँ पर कर सकता है, ठीक है। अब जैसे डिसक्वालीफाई कर दिया, ठीक है, कांग्रेस का जो वो डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो गया क्योंकि 25 तारीख तो लास्ट डेट थी नामांकन भरने की। अब अगर इन द केस अगर उसके पास इतना पैसा आता है रातों रात 8 से 10 लाख रुपया और वो लोन चुका देता है अगले दिन ही, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये उठेगा कि जो बंदा 10 साल में लोन नहीं चुका पाया उसके पास रात में कहाँ से पैसा आ गया, ठीक है, ये फिर क्वेश्चन रेज होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर फिर तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो काम है एसडीएम एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होता है, ये कर सकते हैं, उनके पास पूरा पूरा राइट होता है। लेकिन आजकल अगर एसडीएम भी बन रहे हैं या फिर अच्छी पोस्ट के ऊपर भी जा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लूप होल्स हैं, आपको क्लियर है कि एक्शंस भी नहीं होता है या फिर इनके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। तो यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स का भी पूरा पूरा राइट्स यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अगर कोई भी इस तरह की कोई घटना करता है तो कानून का अयोग्य या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें करता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। देखिए पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत की बात करेंगे, ठीक है। देखिए राज्य विधान मंडलों के पास पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्रदान करने की विधायी शक्तियां, ठीक है, ये पॉइंट है, याद कर लेना, और अधिकार है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करने और योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। देखिए जितनी भी सेंटर की या फिर स्टेट की, ठीक है, जितनी भी स्कीम्स है लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक लेकर जाना, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर चैलेंज करता हूँ कि हिमाचल के मैक्सिमम लोगों को अभी तक ये भी पता नहीं होगा कि हिमाचल में कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं जो उनको फायदा हो सकता है। अभी देखो ये जो फायदा पहुंचाने वाला किसका काम होता है, ये होता है प्रधानों का काम होता है, वार्ड पंच का काम होता है, ठीक है, और जो उस एरिया का ईओ है, ठीक है, उसका काम है, सेक्रेटरी का काम है, ठीक है, कि लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचाए, अवेयरनेस करे, बोर्ड्स लगाए, बैनर लगाए, पंचायतों को जो प्रधान है पंच हैं, ठीक है, उनको गाइड करें, मीटिंग करें उनके साथ, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करें, लोगों तक घर घर जाएं, लोगों को बताएं कि हाँ हिमाचल सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है। लोगों को मैक्सिमम पता ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोग कहाँ पे उलझते हैं कि हाँ नेता अगर हमारे घर पे आ रहा है, खाना खाने के लिए आ रहा है, सेलिब्रिटी के रूप में आ रहा है, शादी में आ रहा है, किसी की डेथ पे आ रहा है, वॉशिंग मशीन दे रहा है, जूसर मिक्सर दे रहा है, सिलाई मशीन दे रहा है, तो वहीं पे लोग खुश होते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिशियन क्या करते हैं उनके दिमाग को पढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने नेता बनना है तो सबसे पहले आप क्या चीज़ देखेंगे, आप उस गाँव की या उस शहर की लिटरेसी रेट देखेंगे कि उस गांव के उस शहर के लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उसका फीडबैक कैसा है। आप अपने कुछ एजेंट्स भेजेंगे, लोगों का फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे, फिर उसके ऊपर आप एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, माइंड मैप बनाएंगे, ठीक है, और कुछ उस टाइप की आप घोषणाएं करेंगे, ठीक है, कुछ फेक घोषणाएं करेंगे, लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे, घोषणाएं पूरी नहीं होंगी तो लास्ट में कुछ जब इलेक्शंस होंगे, 1 साल रहेगा, 6 महीने रहेगा, तो कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग क्या करेंगे, अगर आप 90% काम गलत कर रहे हैं, मतलब किया ही नहीं है, और 10% आप कर रहे हैं, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, उस 10% को याद करके चलेंगे, 90% को वो वहां पर भूल जाएंगे फिर, ठीक है, चाहे आपने फिर 5 साल में काम किया या नहीं किया। ये बहुत बड़ी बातें हैं, ठीक है। आप जब पंचायत सेक्रेटरी बनेंगे तो बहुत कुछ इन पॉलिटिशियंस के, मिनिस्टर्स के बहुत कुछ रंग रूप भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर जितनी भी विधायी शक्तियाँ हैं उनको कानून बनाना है, कर लगाना है, टैक्स लगाना है, हाउस टैक्स बढ़ाना है, या फिर किसी भी टाइप की कोई स्वच्छता है तो उसमें आपको मतलब पैसे लेने, इकट्ठे करने, चंदा लेना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर शक्तियाँ हैं। या फिर कोई ऐसा केस है, मान लीजिए, ठीक है, परिवार झगड़े का केस है, ज़मीन का केस है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर मान लीजिए कि नहीं सॉल्व होती हैं, ठीक है, तो ये जो भी प्रधान या वार्ड पंच लिख कर दे देगा तो वो कोर्ट में मान्य गिना जाता है, ठीक है। यानी कि प्रधान और वार्ड पंच के भी इतने जो स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आपके कोर्ट में चलते हैं, ठीक है। आई होप आप सब चीज़ें समझ रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई केस चल रहा है, ठीक है, सॉल्व नहीं हुआ, दोनों पक्षों में कोई समझौता नहीं हुआ, ठीक है,
प्रधान ने, बाढ़ पंच ने लिख दिया कि भाई ये पार्टी गलत है, इनको हमने बार बार समझाया लेकिन बार बार ये मानते नहीं है, बार बार ये उल्लंघन करते हैं। तो कोर्ट क्या देखेगा फिर? जो प्रधान और बाढ़ पंच ने लिख कर दिया होगा, ठीक है, अगर कोर्ट केस होता है तो फिर जज भी उन चीज़ों को देखेगा कि आपके एरिया का प्रधान ही अगर आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप इसका मतलब गलत है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यहाँ पर देखेंगे अब हम, एक राज्य कानून द्वारा पंचायतों को लगान वसूली और उचित कर, टोल टैक्स, टोल शुल्क आदि लेने के लिए अधिकृत कर सकता है। ये सारे कानून वहां पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हो सकता है कि एग्जामिनर में पूछे, पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्लियर? पंचायत फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है। संविधान 73 संशोधन अधिनियम 92 के अनुसार के अकॉर्डिंग शुरू होने के 1 साल के भीतर पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग गठन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। आज आप मानकर चलिए कि सबसे ज्यादा जो पैसा सेंटर से आ रहा है, ठीक है, पंचायतों में आता है, ठीक है। उनका औद्योगिकीकरण करने के लिए, निर्माण करने के लिए, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज बनाने के लिए, टाइल्स लगाने के लिए, रोड पक्का करने के लिए, सीमेंटेड रोड है, चाहे जो भी है, सफाई है, ठीक है। लेकिन काम होता है और काम नहीं भी होता है, काफी लूप होल्स हैं। अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया की बात करेंगे। समकालीन समय में जैसा कि शहरीकरण बढ़ा, ठीक है, और वर्तमान में तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। शहरी शासन की आवश्यकता अपरिहार्य है, जो ब्रिटिश काल में धीरे धीरे विकसित हुई और आज़ादी के बाद के समय में आधुनिक रूप ले चुकी थी। 1992 के 74 में संशोधन अधिनियम के साथ शहरी स्थानीय शासन की प्रणाली को संवैधानिक रूप से मान्यता यहाँ पर दी गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ 74 अमेंडमेंट एक्ट। जो मैंने अभी आपको क्लियर करवाया ये सारे वही है, ठीक है। आप इनको रीड कर लेना, ठीक है, अगर आप रीड करना चाहते हैं। वैसे भी ये टेलीग्राम पे ये हम इसका लेक्चर्स का PDF देने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप रीड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इसमें की पॉइंट्स यही है कि प्रत्येक राज्य में गठित किया गया एक नगर पंचायत होगी, एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद होगी, एक बड़े क्षेत्र के लिए नगर निगम होगा, ठीक है। तो यही तो है, आपको क्लियर है। नगर पालिका की सभी सीटें वार्ड के रूप में जाने वाली नगर पालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा ही भरी जाएंगी, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, किसी राज्य का विधान कानून द्वारा, ठीक है, नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति की नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है। यानी कि किसी को वहां पर चेयरपर्सन, देखते होंगे आप कि किसी को चेयरपर्सन बना देते हैं, ठीक है, या फिर कोई बैंक का कोई अधिकारी है, ठीक है, उसको मान लीजिए कि चेयरपर्सन बना दिया, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशंस के लिए। मान लीजिए कि सारे के सारे वार्ड पंच 10 पास है, 12 पास है, प्रधान भी वैसा ही है, क्या काम करेगा वो, ठीक है। उसके पास इतनी नॉलेज नहीं, उसके पास, उसको 10 लोग जैसे कहेंगे वो वैसे काम करेगा, उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। प्रधान और वार्ड पंच वो होते हैं जो हजारों की भीड़ में उनकी एक अलग वॉइस होती है और जो काम करवाना जानते हैं, जो लोगों का भला करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 लोग जैसे बोल रहे हैं कि हाँ ये गलत है, उसको देख लो पहले कि क्या वो सच में गलत है। हो सकता है कि वो नर्वस है, हो सकता है कि वो डरा हुआ है सिस्टम से, हो सकता है कि वो सोच रहा है कि आवाज़ उठाऊंगा तो शायद जी नहीं पाऊंगा। क्योंकि अगर आज आप आवाज़ उठाते हैं तो एंटी नेशनल सबसे पहले आप बनते हैं, यानी कि देशद्रोही, ठीक है। तो आज लोग बहुत सोच समझ के आवाज़ उठाते हैं। लोग सोचते हैं कि आवाज़ उठाएंगे तो केसेस। तो हम यहाँ पर यही डिस्कस कर रहे थे 73 अमेंडमेंट में ये सारी चीज़ें हैं। बाढ़ समिति का गठन हो गया, ठीक है। प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होंगी, ये 73 अमेंडमेंट कह रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या 1/3 आरक्षित नहीं होगी। 1/3 मतलब 1/3 से कम नहीं होगी आरक्षित, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक राज्य कानून द्वारा नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न कर सकता है जो उन्हें स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। एक राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा नगर पालिकाओं को ऐसे करों, कर्तव्यों, टोलों और शुल्कों को वसूलने को एकत्रित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। ये पावर्स हैं। जिले में पंचायतों, नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और समग्र रूप से जिले के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए ये सारी चीजें वहां पर हो सकती हैं, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स थे जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार इस प्रकार हैं, ये आप रीड कर लीजिए, ठीक है। पॉज करिए वीडियो। ये सारे क्या है, टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज के ये टाइप्स हैं, ठीक है। अब देखिए
इसलिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत देश के हर गांव तक लोकतंत्र के संदेश को पहुंचाने के लिए एक अच्छा कदम था। आप सभी को क्लियर है। स्पेशल पर्पस एजेंसी की बात करें इसके पंचायती राज सिस्टम की। अब आपको करना क्या है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एचपीजी की आपकी व्हाट्सएप टीम नंबर, यहाँ पर डिटेल्स ले लेना, सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट हो जाएंगी। अगर आप पंचायत सेक्रेटरी के साथ साथ अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आपको चेकआउट कर लेना, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आपको PS22 लिखना है। ठीक है, और आपको फ्री PDF मॉक टेस्ट के रूप में लेनी है। ठीक है, चलिए इसके साथ जय हिंद।